हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू अवर चैनल ऑनलाइन जीएसवाई दिवाकर एंड दिस इज सत्यम परमार। तो यहाँ पे अपन लोग 2023 का पेपर डिस्कस कर रहे थे यूजीसी नेट का, और उसी को आगे बढ़ाएंगे। इसमें देखिए आप लोगों को टॉपिक्स दिए गए हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन दिए गए हैं, कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से आए हुए थे। तो पहला टॉपिक अपन लोगों ने क्लियर किया था जियोमॉर्फोलॉजी का, इसमें टोटल 9 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और आज अपन लोग देखेंगे क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशियनोग्राफी, इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और डिटेल में आप लोगों का ये डिस्कशन रहेगा। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इनको आप सब्सक्राइब कर लिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, एंड सेशन कैसा लगता है ये भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और साथ में आप लोग आंसर अगर आ रहे हैं आप लोगों को तो आप लोग आंसर भी कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक अपना देखिए जलवायु विज्ञान का, ठीक है। सूर्य तप से संबंधित कथन दिए गए हैं और इन पे अपन लोगों को देखना है क्या है ये। चलिए पहला कथन यहाँ पे दिया गया है, किसी वस्तु द्वारा अपने पर पड़ने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों को अपने में समावेशित किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को अवशोषण कहा जाता है। अवशोषण क्या होता है उसके डेफिनेशन ये दी गई है, सही है या नहीं है ये आप लोग तय करेंगे, ठीक है। बी में देखिए, विकिरण किसी वस्तु के द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंगों का वस्तु या तरंग में परिवर्तन किए बिना प्रकीर्णन की क्षमता होती है। विकिरण क्या होता है इसके बारे में दिया गया है। सी में देखिए, सी में यहाँ पे दिया गया है, हवा में गैस अणु और कण पदार्थ प्रकाश तरंगों को विक्षेपित और पुनर्निर्देशित कर सकती हैं, जो कि संचरण कहलाता है, ठीक है। ये कहाँ पे बात कर रहा है, हवा में बात कर रहा है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए, ऊष्मा ऊर्जा का एक अणु से दूसरे अणु में उनकी स्थिति में परिवर्तन किए बिना जाना चालन कहलाता है। ये चालन की आप लोगों को डेफिनेशन दी गई है। इंग्लिश में अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए, क्योंकि कुछ लोग का डाउट होता है इंग्लिश में करने के लिए। तो देखिए चलिए सूर्यातप वाले में कौन सा गलत है यहाँ पे या फिर कौन सा सही है स्टेटमेंट, वो देखना है। इंग्लिश में भी देख लीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव striking an object may be assimilated by that object. This process is called absorption. दूसरा देख लीजिए, रेडिएशन इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू repel electromagnetic waves without altering either the object or the wave. सी में देख लीजिए, gas molecules and particulate matter in the air can deflect light wave and redirect them, which is known as transmission, ठीक है। लास्ट देखिए डी अपना, द मूवमेंट ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू another without change in their relative position is called conduction, ठीक है। तो अब यहाँ पे कौन कौन सा सही है उसको अपन लोग पढ़ेंगे। पहला अपन लोगों ने अवशोषण एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ा था। तो देखिए अवशोषण क्या होता है, कोई जो वस्तु होती है उसके द्वारा उसी के ऊपर पड़ने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों को अपने में किसके खुद में ही समावेशित किया जाता है। ये जो प्रक्रिया होती है इसी को अवशोषण कहा जाता है। ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो प्रतिकर्षण की क्षमता दी गई है, विकिरण जो विकिरण होता है इसके बारे में दिया गया है, किसी वस्तु के द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंगों का वस्तु या तरंग में परिवर्तन किए बिना प्रतिकर्षण की क्षमता होती है। तो ये आप लोगों का गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सी में, जो हवा है, हवा में गैस अणु और कण पदार्थ प्रकाश तरंगों को विक्षेपित और पुनर्निर्देशित कर सकती है, जो कि संचरण कहलाता है। ये भी आप लोगों का गलत हो जाएगा, ठीक है। अभी इन सभी की डेफिनेशन अपन लोग देखेंगे। डी यहाँ पे देखिए, ऊष्मा ऊर्जा का एक अणु से दूसरे अणु में उनकी स्थिति में परिवर्तन किए बिना ही जाना क्या कहलाता है, ये चालन कहलाता है। डी सही है, ए एंड डी दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। अब ए एंड डी आप लोगों का ऑप्शन देख लीजिए, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 4 ऑप्शन करेक्ट है। आप लोगों का कौन सा करेक्ट है आंसर कीजिए। चलिए यहाँ पे देखिए इसकी व्याख्या,
जलवाष्प सौलिक विकिरण की अवरक्त विकिरण तरंगें तथा बहिर्गामी दीर्घ तरंगें पार्थिव विकिरण को आसानी से तथा अधिक मात्रा में अवशोषित करती हैं, ठीक है, परंतु यह लघु प्रवेशी तरंगों को अवशोषित नहीं करती हैं। इसके लिए पारदर्शक होती हैं, जबकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लघु तरंग दैर्ध्य वाली पराबैंगनी किरणों का अवशोषण ये कर लेती हैं। ओजोन जो है वो भी कैसी है, लघु तरंग दैर्ध्य है, इसके विकिरण को भी ये अवशोषित करती हैं। ओजोन का भी करती है, नाइट्रोजन का भी करती हैं, ऑक्सीजन, इन सभी लघु तरंग दैर्ध्य का क्या होता है, अवशोषण होता है, साथ में पराबैंगनी किरणों का भी होता है। डी में दिया गया था कि ऊष्मा ऊर्जा का एक अणु से दूसरे अणु में उनकी स्थिति में परिवर्तन किए बिना जाना ही क्या होता है, चालन होता है, ठीक है। तो चालन की डेफिनेशन आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसको देख लीजिए। यहाँ पे परिचालन क्रिया के अंतर्गत एक अणु स्पर्श दूसरे अणु को ऊष्मा प्रदान करता है। क्या होता है, ऐसे जो कण होते हैं इनको टच कर करके ऊष्मा का चालन होता है, ठीक है। परिचालन की प्रक्रिया ऊष्मा के गमन एवं स्थानांतरण दो रूपों में होता है। दो रूप उनके दिए गए हैं, एक ही वस्तु के एक भाग से दूसरे भाग में, और दूसरा किसी एक वस्तु के उसके संपर्क में स्थित दूसरी वस्तु में होता है, ठीक है। जब कोई वस्तु से टच हो रही होगी तो भी वो क्या होता है, वस्तु गर्म हो जाती है। आगे बढ़िए, यहाँ पे एक नोट करके दिया गया है, इसको भी पढ़ लीजिए। वायुमंडल तथा पृथ्वी की ऊष्मा का प्रधान स्रोत जो होता है वो सूर्य होता है, सभी लोगों को पता है। सौर्यक ऊर्जा को ही सूर्य तप कहते हैं। जो सूर्य से आने वाली ऊर्जा होती है उसी को अपन लोग सूर्य तप बोलते हैं। ट्रवार्था के शब्दों में लघु तरंगों के रूप में संचालित और 1,86,000 मील प्रति सेकंड की गति से भ्रमण करती हुई प्राप्त सौर्यक ऊर्जा को सौर विकिरण या फिर सूर्यातप कहते हैं। सूर्य के धरातल का तापमान 11,000 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है या फिर 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। केंद्रीय भाग का अगर देखें तो यहाँ पे 50 लाख से करोड़ से भी ऊपर बताया जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, बी में दिया गया था उसको भी पढ़ लीजिए। बी में दिया गया था कि विकिरण किसी वस्तु के द्वारा विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वस्तु या फिर तरंग में परिवर्तन किए बिना प्रतिकर्षण की क्षमता होती है। गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि देखिए कोई भी वस्तु निश्चित तापमान पर विभिन्न प्रकार की ऊष्मा तरंगें प्रसारित करती है। विकिरण लघु या फिर दीर्घ तरंगों के रूप में होता है, जो कि विकिरण करने वाली वस्तु के आकार तथा तापमान पर निर्भर करता है। यानी कि किस वस्तु पर विकिरण हो रहा है वो उस वस्तु पर निर्भर करेगा कि वो किस तरीके से तापमान ले रही है। अगर वही तापमान जल में पड़ रहा है तो उसमें कम होगा, अगर वही तापमान आपके चट्टानों पर पड़ रहा है, रेत पर पड़ रहा है, तो वो तापमान ज़्यादा होगा। सूर्य से उत्सर्जित ऊर्जा विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में होती है, अतः इसे विद्युत चुम्बकीय विकिरण कहते हैं, जो कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड यानी कि 1,86,000 मील प्रति सेकंड की गति से चलती है। सी क्यों गलत है, सी के बारे में भी जान लीजिए। प्रकाश संचरण की घटना तब घटित होती है जब प्रकाश किसी ऐसी वस्तु से टकराता है जो किसी पारदर्शी या फिर परभासी पदार्थ से बनी होती है, ठीक है। प्रकाश संचरण कब होता है उसको जान लीजिए। जब प्रकाश क्या होता है, किसी वस्तु से टकराता है जो कि कैसी होती है, पारदर्शी हो या फिर परभासी पदार्थ से बनी हो, एवं हवा में गैस अणु और कण पदार्थ प्रकाश तरंगों को विक्षेपित और पुनर्निर्देशित कर सकते हैं। इसे ही विसरण या फिर प्रत्यावर्तन कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है इसको, प्रत्यावर्तन कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया गया था आप लोगों को, जो सी में संचरण दिया गया था, इसीलिए आप लोगों का संचरण गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित वायुमंडल के रासायनिक मंडलों में कौन सा पृथ्वी के धरातल से सबसे वायुमंडल में स्थित है। सबसे बाहर कौन है, नाइट्रोजन परत है, ऑक्सीजन परत है, हीलियम परत है, या फिर आपकी हाइड्रोजन लेयर है। कौन सी लेयर जो कि सबसे बाहर है, तो देखिए जो सबसे बाहर लेयर है ना वो आप लोगों की हाइड्रोजन लेयर हो जाएगी, हाइड्रोजन परत हो जाएगी, यानी कि फोर्थ ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप लोग भी कमेंट कीजिए। चलिए इसको भी पढ़ लीजिए।
हाइड्रोजन परत क्या होता है? वायुमंडल के रासायनिक मंडलों में से हाइड्रोजन परत पृथ्वी के धरातल से सबसे बाह्य मंडल में स्थित है, यानी कि सबसे ऊपरी परत जो होगी वो कौन सी हो जाएगी आप लोगों की? हाइड्रोजन हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखिए यहाँ पे। पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत को बहिर्मंडल के रूप में जाना जाता है। 400 से 600 किलोमीटर के बीच की ऊंचाई में ये पाई जाती है। इतनी ऊंचाई पर घनत्व जो होता है बहुत ही कम और दुर्लभ होता है। वातावरण एक नेबुला जैसा दिखाई देता है। बाहरी सीमा पर तापमान जो होता है 5568 डिग्री सेल्सियस वहाँ पर तापमान होता है। वायुमंडल की रासायनिक संरचनाएं उनको देख लीजिए। 1992 में टाइम था, उसमें मार्सेल और निकोलेट थे। इन्होंने रासायनिक आधार पर वायुमंडल को 2 स्थूल भागों में बांटा था। 2 स्थूल भाग कौन कौन से थे? सममंडल और विषममंडल। ठीक है, सममंडल में क्या क्या है? इसकी अगर ऊंचाई की बात करेंगे तो सागर तल अपना जो बेस लेवल होता है, बेसी लेवल होता है, वहाँ से लेकर के 90 किलोमीटर के बीच का जो भाग होता है उसको अपन लोग सममंडल कहते हैं। इसमें क्षोभ मंडल आता है, समताप मंडल आता है और मध्य मंडल। तीनों किस में आते हैं? आप लोगों के सममंडल में आते हैं। और ये जो सममंडल है इसमें गैसें पाई जाती हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हीलियम और हाइड्रोजन। ये सभी गैसें समान रूप में पाई जाती हैं, समान अनुपात में होती हैं। विषममंडल, इसमें मिलने वाली जो गैसें होती हैं, परतें होती हैं, गैसों के अनुपात में भिन्नता पाई जाती है। इसको याद रखिएगा, यहाँ पे गैसें समान होती हैं, विषममंडल में भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, गैसों में। अब देखिए इसके कौन कौन से भाग हैं, इनको भी देख लीजिए। आणविक नाइट्रोजन जो कि 90 से लेकर के 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। आणविक ऑक्सीजन जो कि 200 से लेकर के 1100 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। आणविक हीलियम जो कि 1100 से लेकर के 3500 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। और जो हाइड्रोजन है ये 3500 से लेकर के 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। यानी कि सबसे बाहरी परत आप लोगों की कौन सी हो जाएगी? हाइड्रोजन हो जाएगी। सबसे पहली परत में अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोगों की नाइट्रोजन हो जाएगी। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। चलिए, निम्नलिखित वस्तुओं को प्रकाशीय थर्मल अवरक्त क्षेत्र 8.00 से लेकर के 9.20 म्यू तक में परिवर्तनीयता के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। चलिए आरोही क्रम में लगा लीजिए इनको। पहले यहाँ पर दी गई है आप लोगों को घास यानी कि ग्रास, कंक्रीट, रेतीली दोमट मिट्टी, सैंडी लोम सॉइल, साफ पानी यानी कि क्लियर वाटर। तो चलिए अब इनको लगाइए। सबसे पहले अगर इनको आरोही क्रम में लगाएंगे, वो भी किसमें? प्रकाशीय थर्मल अवरक्त में। सबसे ज़्यादा प्रकाश कहाँ पर जाएगा, उसके बाद में कहाँ पर जाएगा? तो चलिए सबसे ज़्यादा देखिए साफ पानी यानी कि साफ पानी होगा, क्लियर वाटर, डी होगा। इसके बाद में रेतीली दोमट मिट्टी होगा। इसके बाद में कंक्रीट है और सबसे कम आप लोगों का घास हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा मतलब घास हो जाएगा। तो यहाँ पे DCBA हो जाएगा, जो कि आप लोगों का फोर्थ ऑप्शन दिया गया है। चलिए फोर्थ है, फोर्थ में यानी कि डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसकी व्याख्या देख लीजिए। प्रकाशीय थर्मल अवरक्त क्षेत्र किसी भी वस्तु की सतह पर पहुंचने वाले विकिरण के जितने भाग का वापस परिवर्तन हो जाता है उसे ही अल्बिडो या फिर परावर्तनीयता या फिर प्रत्यावर्तन गुणांक, रिफ्लेक्शन ऑफ कोएफिशिएंट या फिर प्रत्यावर्तिता कहते हैं। इसे परसेंटेज में व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर 30% परावर्तनीयता, अल्बिडो का अर्थ होता है किसी वस्तु की सतह से आने वाली सकल ऊर्जा का 30% भाग लौटा दिया जाता है। यानी कि 100% ऊर्जा आ रही है, 100% में से उसने कितनी वापस कर दी? 30 वापस कर दी जाएगी। तो अल्बिडो कितना हो जाएगा आपका? 30 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। और बस सतह प्रवेशी सकल ऊर्जा का मात्र 70% भाग ही कितना होता है? यहाँ पे ग्रहण कर पाता है, एब्जॉर्ब कर पाता है। अल्बिडो या फिर प्रत्यावर्तिता ऊर्जा प्राप्त करने वाली सतह के गुणों पर निर्भर करती है। सतह कई प्रकार की हो सकती है, जैसे कि हिमाच्छादित सतह, नग्न सेल वाली सतह, जूता हुआ खेत, वनस्पति आवरण, बादल आवरण, जल की सतह। ये सभी क्या होता है? सतह होती हैं। यहाँ से प्रत्यावर्तन ज़्यादा होता है, कम होता है, वो इनके अनुसार होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। यहाँ पे अभी और भी दिया गया है, चलिए देखिए।
जो प्रश्नानुसार दिया गया था, परिवर्तनीयता का क्रम दिया गया था। साफ पानी के बाद में आपकी रेतीली दोमट मिट्टी हो जाएगी, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा करेगी, कंक्रीट हो जाएगा, इसमें ज़्यादा होता है, घास में आपका और कम होगा। ठीक है। इसके अलावा प्रत्यावर्तन यानी कि एल्बिडो सूर्य एवं पृथ्वी की सतह के बीच कोण द्वारा नियंत्रित होती है। अगर सूर्य लंबवत है तो 90 डिग्री के कोण पर प्रत्यावर्तन न्यूनतम होगा, यानी कि सूर्य की स्थिति भी देखी जाएगी, किस तरीके से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आ रहा है, उसी तरीके से एल्बिडो कार्य करता है। ठीक है। तथा कोण कम होने पर प्रत्यावर्तन बढ़ता जाता है, अर्थात सूर्य एवं पृथ्वी के सतह के बीच कोण कम होने पर प्रत्यावर्तन में विलोम संबंध होता है। यदि सूर्य की किरणें प्राय क्षैतिज 0 से 5 डिग्री कोण है तो प्रत्यावर्तन अधिकतम होता है। सूर्य कैसा है आपका, क्षैतिज है, जहाँ पे उनकी किरणें ज़्यादा पड़ रही हैं तो उनका क्या होगा, 0 से 5 का अगर कोण बनता है तो वहाँ पे प्रत्यावर्तन एल्बिडो ज़्यादा आएगा। आगे देखिए, इस तरह एल्बिडो में एक सतह से दूसरी सतह प्रातःकाल से सायंकाल एक मौसम से दूसरे मौसम में परिवर्तित होता रहता है। यदि विभिन्न स्रोतों से प्राप्त एल्बिडो के आंकड़ों पर दृष्टिपात किया जाए तो अगर पृथ्वी का औसत एल्बिडो क्वेश्चन पूछा जाता है कितना है तो वो आपका 30% है। ठीक है। टोटल कितना वापस करती है पृथ्वी, 30 करती है। यद्यपि उनमें 29 से लेकर के 34% के मध्य उतार चढ़ाव होता है, लेकिन जब आप इसका रेशियो निकालेंगे तो वो कितना आता है, 30 आता है। ठीक है। इस एल्बिडो के अंतर्गत धूलि कणों द्वारा विसरित प्रत्यावर्तन, जल के कणों के द्वारा विसरित प्रत्यावर्तन, बादलों की सतह एवं धरातली सतह से होने वाले एल्बिडो को भी सम्मिलित किया जाता है। अन्य ग्रहों का एल्बिडो का अनुमान लगाया गया है, जैसे कि चंद्रमा का 7 है, बुध का 6% है, मंगल का 16% है, शुक्र का 76% है, अन्य ग्रहों का 73% है और 73 से यानी कि 94, 73 से 94 के बीच में है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन अभी तक तो पूछा नहीं गया है, अगर हो सके ज़्यादा टफ पेपर बनाए यूपीएससी वगैरह में पूछ सकता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। नीचे कथन दिए गए हैं, उनको अपन लोगों को पढ़ना है और उसके आंसर को लगाना है। चलिए, अवरोही पवनों की उत्पत्ति ठंडे ऊंचे क्षेत्रों में होती है और ये गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में कम ऊंचाई की ओर में बहती है और इन्हें ही गुरुत्व प्रवाह हवाएं भी कहते हैं। ठीक है। जो अवरोही पवनें हैं इनकी उत्पत्ति की बात कर रहा है ये, तो इनकी उत्पत्ति होती है जो ठंडे ऊंचे क्षेत्र यानी कि पर्वतों से होती है, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में कम ऊंचाई की ओर में बढ़ती है, इन्हें गुरुत्व प्रवाह हवाएं भी कहते हैं। कैटाबेटिक विंड्स, इन इंग्लिश में देख लीजिए, कैटाबेटिक विंड्स ओरिजिनेट इन कोल्ड अपलैंड एरिया एंड कैस्केड टूवर्ड लो elevation under the influence of gravity and are also referred as gravity flowing winds। दूसरी देखिए यहाँ पे पेम्पेरो की बात हो रही है, पेम्पेरो एंड हबूब स्थानीय अवरोही हवाएं हैं। पेम्पेरो एंड हबूब आर लोकल कैटाबेटिक विंड्स। तो इनका कौन सा स्टेटमेंट सही है ये अपन लोगों को आंसर करना है। ठीक है। इसमें जो ऑप्शंस देख लेते हैं नीचे, कथन दोनों सही हैं, कथन दोनों गलत हैं, एक सही है दूसरा गलत है, पहला सही है दूसरा गलत है। तो अभी अपन लोगों ने जो फर्स्ट पढ़ा था ये कैटाबेटिक पवनों की ही बात हो रही है, ठंडे ऊंचे पर्वतों से बहती है, गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव इसमें होता है इसलिए ये कम ऊंचाई की ओर में बहती है। पहला कथन आप लोगों का सही है। दूसरा यहाँ पे बता रहा है कि जो पेम्पेरो है एंड जो हबूब है इनको ये अवरोही पवनें बता रहा है, जबकि ये अवरोही पवनें नहीं है। ठीक है। तो ये आप लोगों को क्या हो जाएगा, कथन सेकंड आपका गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, यानी कि आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो यहाँ पे थर्ड हो जाएगा। ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट सही है। इसकी व्याख्या देखिए, कथन एक सही है। क्यों? क्योंकि जो अवरोही पवनें हैं प्राय ठंडी होती हैं, भारी होती हैं, जिसके कारण हवाएं पर्वतीय ढाल या फिर आधारहीन रूप से नीचे की ओर में बैठती रहती हैं। रात्रि के समय पर्वतीय ढालों पर तथा ऊपरी भागों पर विकिरण के द्वारा तापहास अधिक होता है, जिसके कारण हवाएं ठंडी हो जाती हैं और ये ठंडी तथा भारी हवाएं ढालों के सहारे घाटियों में नीचे उतरती हैं। इन्हें पर्वतीय समीर या फिर कैटाबेटिक पवन या फिर अवरोही पवन भी इनको कहा जाता है।
इन हवाओं के कारण घाटियों में तापीय प्रतिलोमन भी होता है, जिसके कारण रात्रि है उसमें घाटियों में पाला तुषार पहुँच जाता है, यानी कि फ्रॉस्ट पड़ने लगता है यहाँ पे। कथन सेकंड देखिए, हबूब जो कि दक्षिणी सहारा खासकर सूडान में चलने वाले गर्म किंतु नम हवा है, ग्रीष्मकाल में अधिक सक्रिय होती है। पेम्पेरो की बात करेंगे तो ये दक्षिण अमेरिका में पंपास के चलने वाली उत्तरी पश्चिमी ठंडी हवा है। पेम्पेरो उत्तरी अमेरिका एवं साइबेरिया की नादर्स के समकक्ष होती है। यह शरत काल में अधिक सक्रिय रहती है। पेम्पेरो के अवरोही पवन कहा जाता है, लेकिन हबूब को नहीं कहा जाता, इसलिए आपका जो पहला ऑप्शन था वो गलत हो गया था। ठीक है, आगे बढ़िए। अब आते हैं चक्रवातों पर। निम्नलिखित चक्रवातों के युग में कौन सा घड़ी की सुइयों के विपरीत घूमता है? हरिकेन एवं बिलिबिली, टाइफून एवं बाइग्योस, चक्रवात एवं बिलिबिलीज एवं बाग्योस। कौन सा है यहाँ पे जो कि घड़ी की सुइयों के विपरीत चलता है? तो देखिए, जो घड़ी की सुइयों के विपरीत चलता है वो आप लोगों का होता है टाइफून एंड बाग्योस। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए इनकी व्याख्या देख लेते हैं। सामान्य चक्रवात निम्न दाब के केंद्र होते हैं, जिनके चारों तरफ संकेंद्रीय समवायुदाब रेखाएं विस्तृत होती हैं तथा केंद्र से बाहर की ओर में इनका वायुदाब बढ़ता जाता है। परिणाम स्वरूप परिधि से केंद्र की ओर में हवाएं चलती हैं। इस तरीके से इनकी हवाएं चलती हैं। ठीक है, परिधि से केंद्र की ओर में हवाएं चलने लगती हैं, जिनकी दशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत होती है, दक्षिणी गोलार्ध में उनके अनुकूल होती है। टाइफून नामक जो चक्रवात है ये उत्तरी गोलार्ध में आता है, चीन के पूरब में उत्पन्न होते हैं, जबकि जो बाइग्योस है ये चक्रवात फिलीपींस में उत्पन्न होता है। ये भी कहाँ पे आप लोगों का उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित है, इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण इस घड़ी की सुइयों के विपरीत आते हैं, और जो दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात आते हैं वो घड़ी की सुइयों के अनुकूल आते हैं। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे। प्रति इकाई वायु भार में जलवाष्प का भार होता है निरपेक्ष आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता या फिर आपका वाष्प दाब होता है। कौन सा यहाँ पर सही होगा? प्रति इकाई वायु भार में जलवाष्प का भार पूछा गया है, तो वो आप लोगों की स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी यानी कि विशिष्ट आर्द्रता होती है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देखिए। विशिष्ट आर्द्रता क्या होती है? 1 किलोग्राम आर्द्र वायु में मौजूद ग्राम इकाई में जलवाष्प के सकल द्रव्यमान मास को विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। इस प्रकार विशिष्ट आर्द्रता निश्चित आयतन वाली आर्द्र हवा में वर्तमान नमी की वास्तविक मात्रा दर्शाती है। वास्तव में विशिष्ट आर्द्रता निश्चित आयतन वाली हवा के सकल भार तथा उसमें मौजूद जल वाष्प के भार के बीच अनुपात होती है। तापमान या फिर वायुदाब में परिवर्तन का विशिष्ट आर्द्रता पर कोई भी प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि इससे भार की इकाई में मापा जाता है। ठीक है, जो यहाँ पे अगर बात की जाए कि जो आपके विशिष्ट आर्द्रता होती है उसमें तापमान का या फिर वायुदाब में जो भी परिवर्तन होता है तो कोई प्रभाव पड़ता है, तो इसका इसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। निरपेक्ष आर्द्रता को देखिए, वायु के निश्चित आयतन पर उसमें उपस्थित कुल नमी की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, जो वायु है उसमें निश्चित आयतन पर उसमें उपस्थित कुल नमी, जो टोटल नमी है उसकी मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। यह आर्द्रता वायु के निश्चित आयतन पर जलवाष्प के भार को प्रदर्शित करती है। इसमें प्रति घन फुट पर ग्रेन में तथा प्रति घन सेंटीमीटर पर ग्राम में प्रदर्शित करते हैं। तापमान के कम या फिर अधिक होने पर वास्तविक आर्द्रता पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर अगर जाएंगे आप लोग, सागर तट से महाद्वीपों के आंतरिक भागों की ओर में निरपेक्ष आर्द्रता घटती जाती है, ये याद रखिएगा। ठीक है, जब आप लोग जाएंगे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर में, महासागर से महाद्वीपों के बीच में, तो जो निरपेक्ष आर्द्रता है वो घटती है। शीतकाल की अपेक्षा ग्रीष्मकाल में रात की अपेक्षा दिन में निरपेक्ष आर्द्रता अधिक होती है। तापमान के कम या फिर अधिक होने से निरपेक्ष आर्द्रता पर भी कोई प्रभाव नहीं होता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। सापेक्ष आर्द्रता देख लीजिए, किसी निश्चित तापमान पर निश्चित आयतन वाली हवा
आर्द्रता सामर्थ्य, उसमें कितनी सामर्थ्य है नमी धारण करने की, ठीक है। उसमें मौजूद आर्द्रता की वास्तविक मात्रा निरपेक्ष आर्द्रता के अनुपात को ही सापेक्षिक आर्द्रता कहा जाता है। कोई मान लीजिए ये एक आपका कमरा है, इसमें आप लोग 10 इंसान बैठा सकते हैं, तो इसकी कितनी अपेक्षित आर्द्रता कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 10 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे कितने बैठे हुए हैं, 8 बैठे हैं, यहाँ पे 10 हो जाएंगे, तो वो आप लोगों की क्या होती है, सापेक्ष आर्द्रता होती है। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला भी दिया गया है, निरपेक्ष आर्द्रता अपॉन आर्द्रता सामर्थ्य, कितनी सामर्थ्य उसमें बिठाने की, इंटू 100, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। जो तापमान होता है और वायु की आर्द्रता होती है उसमें सीधा संबंध होता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अब वाष्प दबाव देख लीजिए, यह वायु में मौजूद नमी की कुल मात्रा होती है, इसके भार को वाष्प दबाव कहते हैं। वाष्प दबाव को तरल या फिर ठोस के वाष्प द्वारा तरल की सतह पर बनाने वाले दबाव के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह दबाव एक निश्चित तापमान पर एक बंद कंटेनर में थर्मोडायनामिक संतुलन अवस्था में बनता है। तरल की वाष्पीकरण दर की पहचान संतुलन वाष्प दबाव से की जाती है। तापमान के साथ वाष्प का दबाव बढ़ता जाता है, जब तापमान बढ़ेगा तो वाष्प का दबाव क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि तापमान बढ़ने से ही वाष्प ज़्यादा उत्पन्न होती है। तरल क्वथनांक वह बिंदु है जहाँ जब परिवेश द्वारा डाला गया दबाव वाष्प द्वारा लगाए गए दबाव के बराबर होता है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन है। सही कथनों को पहचानना है। पहला कथन यहाँ पे ज्वार भाटा का दिया गया है। ज्वार भाटा पर सूर्य का प्रभाव चंद्रमा के प्रभाव का 46% होता है, ठीक है। द सन्स इन्फ्लुएंस ऑन टाइड ओनली 46% दैट ऑफ द मून्स। सूर्य चंद्रमा से लगभग 17 मिलियन गुणा बड़ा है, परंतु पृथ्वी से चंद्रमा की तुलना में 287 गुणा दूर है। सन इज अबाउट 17 मिलियन टाइम एज मैसिव एज द मून, बट अबाउट 287 टाइम्स एज फार एज फ्रॉम अर्थ एज द मून। सी में देखिए, महासागरों में लवणता मुख्यतः अक्षांशों से नियंत्रित है, अतः विषुवत रेखा पर अधिकतम है। एज salinity is in ocean is primarily controlled by latitude. It is highest at equator and डाइटम एंड रेडिलोरियन जो ऊज होते हैं इनको सिलिकॉन यूज बताया जा रहा है, ठीक है। सिलिशियस या फिर सिलिका का यूज़ बता रहा है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा गलत है, ये अपन लोगों को देखना है। ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। तो चलिए ऑप्शंस को यहाँ पे देख लीजिए, कौन सा सही है और कौन सा गलत है। देखिए यहाँ पे जो ज्वार भाटा की अगर बात करेंगे तो इन पर सूर्य का प्रभाव चंद्रमा के प्रभाव से 46% है, ये आपका ए सही है। ए के बाद में यहाँ पे बी में बात करें कि जो सूर्य चंद्रमा से लगभग 17 मिलियन गुणा बड़ा है और पृथ्वी से चंद्रमा की तुलना में 287 गुणा दूर है, तो ये आप लोगों का गलत हो जाएगा, ठीक है। बी गलत है। सी को पढ़िए, महासागरों में लवणता मुख्यतः अक्षांशों से नियंत्रित होती है, अतः विषुवत रेखा पर लवणता अधिक है, तो ये भी आप लोगों का गलत है। डाइटम और रेडिलोरियन जो ऊज हैं ये आप लोगों के बता रहा है सिलिका की ऊज है, सिलिकॉन ऊज है, तो ये भी सही हो जाएगा, डी सही है। यानी कि ए और डी दोनों सही हैं, बी और सी गलत हैं। देख लीजिए यहाँ पे है ऑप्शन केवल 3 सही है, ठीक है। अब इनकी व्याख्या देख लीजिए। चलिए, पृथ्वी के महासागरीय जल से ज्वार की उत्पत्ति चंद्रमा तथा सूर्य के आकर्षण बलों द्वारा होती है। पृथ्वी का व्यास 12,800 किलोमीटर है, यानी कि 800 मील 8,000 मील है। परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सतह केंद्र की अपेक्षा चंद्रमा से 6400 किलोमीटर यानी कि 4000 मील नज़दीक है। चंद्रमा का केंद्र पृथ्वी के केंद्र से 3,84,800 किलोमीटर यानी कि 2,40,000 मील दूर है तथा पृथ्वी की सतह से चंद्रमा की सतह चंद्रमा की सतह से 3,77,600 किलोमीटर यानी कि 2,36,000 मील दूर है। स्पष्ट है कि चंद्रमा के सामने स्थित भाग पृथ्वी के सबसे नज़दीक भाग होता है। चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का सर्वाधिक प्रभाव होता है, उसके पीछे स्थित भाग पर न्यूनतम होता है।
यानी कि जो चंद्रमा का पार्ट पृथ्वी को दिखाई दे रहा है तो वहाँ पर क्या होगा, उनका गुरुत्वाकर्षण या फिर आकर्षण शक्ति सबसे ज़्यादा होगी बजाय किसके, पीछे वाले पार्ट के। परिणाम स्वरूप चंद्रमा के सामने स्थित पृथ्वी का जल ऊपर खिंच जाता है। पृथ्वी पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा का केवल 46% होता है। ए ऑप्शन सही है। ज्वार भाटा पर सूर्य का प्रभाव चंद्रमा के प्रभाव का 46% होता है, ये सही है। डायटम और रेडियोलेरियन ऊज, इनको देख लीजिए। डायटम ऊज एवं रेडियोलेरियन ऊज दोनों ही सिलिका प्रधान ऊज हैं। इसमें सिलिका अंश की अधिकता होती है, इसी के कारण इनको सिलिका युक्त यूज कहा जाता है। चूने की कमी के कारण यह ऊज जल्दी घुलती नहीं है। ठंडे तथा गर्म दोनों प्रकार के सागरों में अधिक गहराई में ये पाई जाती हैं। ठीक है, अब देख लीजिए बी और सी गलत थे, उनको भी देख लीजिए क्यों गलत है। सूर्य चंद्रमा से लगभग 17 मिलियन गुणा बड़ा है, परंतु पृथ्वी से चंद्रमा की तुलना में 287 गुणा दूर है। तो इसको अगर देखेंगे तो ये कथन आप लोगों का गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी 3.84 लाख किलोमीटर है। पृथ्वी सूर्य से 14,96,000 किलोमीटर दूर है। सूर्य का व्यास अगर देखा जाए तो 13.84 लाख यानी कि 84 लाख किलोमीटर, जबकि चंद्रमा का व्यास कितना है, 3475 किलोमीटर दूर है। ठीक है, सी में देख लीजिए। महासागरों में लवणता मुख्यतः अक्षांशों से नियंत्रित की जाती है और जो विषुवत रेखा है उस पर अधिकतम पाई जाती है लवणता। तो क्यों इसका गलत है वो देखिए। सागरीय लवणता की मात्रा तथा वितरण अक्षांशों का अधिक नियंत्रण होता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर सामान्य रूप से लवणता में कमी आती है। ठीक है, जो भूमध्य रेखा है और ध्रुवों की ओर जाएंगे। स्मरणीय है कि भूमध्य रेखा पर उच्चतम लवणता नहीं पाई जाती है। यहाँ पर क्या है, उच्च तापक्रम तथा उच्च बाष्पीकरण दोनों होता है, इसी के कारण जो भूमध्य रेखा है वहाँ पर लवणता कम पाई जाती है। क्योंकि यहाँ पर वर्षा का जल लवणता को कम कर देता है। वर्षा अधिक होती है, यहाँ पे पर डे वर्षा होती है, 12 महीने यहाँ पे वर्षा आपको देखने को मिलती है। भूमध्य रेखा पर लवणता की मात्रा रहती है 34 ppm। उच्चतम लवणता 20 से लेकर के 40 जो डिग्री अक्षांश है यहाँ पे पाई जाती है और इसकी मात्रा 36 ppm रहती है। ठीक है, आगे बढ़िए। अब यहाँ पे वायु राशि है और उनके उत्पत्ति की क्षेत्र की विशेषताएं दी गई हैं। तो चलिए सीपी है, इसको ठंडा आर्द्र तुलनात्मक अस्थिर है। आगे देखिए। एमपी है, एमपी को वार्म मॉइस्ट वेरिएबल एंड स्टेबिलिटी है। सीटी का दिया गया यहाँ पर कोल्ड ड्राई एंड वेरी स्टेबल। और जो एमटी है, एमटी का दिया गया है हॉट वेरी ड्राई अनस्टेबल। तो चलिए अब इनको लगाइए। जो वायु राशियाँ हैं उनके कोड दिए गए हैं और उनके उत्पत्ति के आधार पर। तो देखिए जो सीपी है, सीपी का जो होता है यहाँ पे लिख लीजिए, ऊपर सीपी दिया गया था, सीपी। ठीक है, सीपी का अगर देखा जाए तो कोल्ड होता है यानी कि ठंडा होता है, शुष्क होता है एंड बहुत ज़्यादा स्थिर होता है। ठीक है, और जो आपका एमपी है, एमपी का दिया जाएगा, एमपी का आपका फर्स्ट होगा जो कि अभी अपन लोगों ने पढ़ा था। 1 मिनट फर्स्ट में जाके देखते हैं क्या था। ठंडा आर्द्र तुलनात्मक अस्थिर हो जाएगा यानी कि कोल्ड मॉइस्ट रिलेटिवली अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये आप लोगों का एमपी हो जाएगा। ठीक है, सीटी का देखा जाए तो सीटी का आप लोगों का गर्म होता है यानी कि आपका गर्म हो जाएगा, अधिक शुष्क होगा। ठीक है, ये आपका अधिक शुष्क होगा और अस्थिर रहेगा। एमटी माउंटेन का आपका यानी कि गर्म होगा, आर्द्र होगा, परिवर्तन स्थिरता होगी। और जो आपका एमपी था इसका फर्स्ट लगा लेना यानी कि फर्स्ट हो जाएगा। थर्ड फर्स्ट एवं फोर्थ सेकंड हो जाएगा। चलिए इसका ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे, थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड यानी कि 3 ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। इसका देख लीजिए यहाँ पे, सीपी जो कि ठंडा होता है, शुष्क होता है, बहुत ज़्यादा स्थिर होता है। एमपी यानी कि ठंडा होता है, आर्द्र तुलनात्मक होता है, अस्थिर होता है। सीटी गर्म होता है, अधिक शुष्क होता है, अस्थिर होता है। एमटी गर्म है, आर्द्र परिवर्तित है और यहाँ पे स्थिरता अनस्टेबल रहती है। अब देखिए इनकी
व्याख्या देख लीजिए। वायु राशि की संकल्पना का प्रतिपादन प्रथम विश्व युद्ध के समय में किया गया था, जबकि नॉर्वे के 2 प्रमुख विज्ञानी थे, बी बर्कनीज और उनके पुत्र थे जे बर्कनीज। इन्होंने बृहद स्तरीय वायुमंडलीय परिसंचरण क्षैतिज एवं लंबवत दोनों का अध्ययन किया। क्षैतिज एवं लंबवत रूपों में तापमान एवं आर्द्रता की दृष्टि से समांग विस्तृत वायुपुंज का निर्धारण भी किया। इस तरह से समान एवं आर्द्रता वाली विस्तृत वायुपुंज को विज्ञानियों ने वायु राशि एयर मास के नाम से नाम दिया गया था। आगे चलकर टी बर्जरॉन एवं जे बर्कनीज ने सोलबर्ग ने बताया कि मौसम पूर्वानुमान में वायु राशियों का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। इन्होंने देखिए जो दिया था, CP यानी कि कॉन्टिनेंट पोलर, MP यानी कि मरीन पोलर, CT यानी कि कॉन्टिनेंट ट्रॉपिक एयर मासेस, और जो आपके MT यानी कि मरीन ट्रॉपिकल एयर मासेस, सागरीय उष्णकटिबंधीय वायु राशि। इन सभी वायु राशियों को 4 प्रकार में विभाजित किया गया था। तो देखिए विभाजन के लिए ठंडी केन दी गई थी। के फॉर क्या हो जाएगा, ठंडी हो जाएगा। गर्म यानी कि W फॉर वार्म हो जाएगा। U फॉर स्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल होगा, ठीक है। S से एक मिनट अस्थिर यानी कि अनस्टेबल हो जाएगा, स्थिर यानी कि स्टेबल, S से इनको डिनोट किया था, ठीक है। आगे देखिए तो इनके कई सारे वर्गीकरण इस तरीके से हुए थे। CPKS हो जाएगा, CPKU यानी कि आपका ये पोलर है, वार्म है, कोल्ड है, और ये आपके अनस्टेबल है, ये स्टेबल है। इसी तरीके से MPKS, और ये आपकी मरीन पोलर ठंडी हो जाएगी, स्टेबल, ये भी आपकी स्टेबल हो जाएगी, ये अनस्टेबल हो जाएगी, ये वार्म हो जाएगी। इस तरीके से सभी यहाँ पे वर्गीकरण किया गया था, तो इनको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, केल्प वन पारिस्थितिक तंत्र है अर्धशुष्क का, बोरियल का, समुद्री का या फिर सवाना का। तो जो आपका केल्प वन है ये कहाँ पे पाया जाता है, आपका पाया जाता है ये समुद्र में, मरीन में पाया जाता है। C ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए इसकी भी व्याख्या। केल्प वन जो कि समुद्री पारिस्थितिक तंत्र है। केल्प वन कई अलग अलग प्रजातियों के सघन विकास से उथले जल क्षेत्र में निर्मित जल के नीचे पारिस्थितिक तंत्र है। केल्प बड़े भूरे रंग के शैवाल होते हैं जो कि तट के निकट ठंडे अपेक्षाकृत उथले जल में पाए जाते हैं। ये समुद्र तल से संबंधित होते हैं और अंततः जल की सतह तक बढ़ते हैं और खाद्य और ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए सूर्य के प्रकाश पर निर्भर होते हैं। केल्प वन हमेशा तटीय रेखा में ही पाए जाते हैं जिन्हें कि उथले अपेक्षाकृत स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है। ये वन अकशेरुकीय मछलियों और अन्य शैवाल के सैकड़ों प्रजातियों को जल के अंदर आवास प्रदान करते हैं तथा उनका उच्च पारिस्थितिक और आर्थिक मूल्य होता है। हाल के अध्ययन से पता चलता है कि जो जलवायु परिवर्तन है उसके कारण जो केल्प वन है उनमें कमी आ रही है, इसीलिए ये वाला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, देखिए आपका जो जलवायु विज्ञान था उससे संबंधित जितने क्वेश्चन पूछे गए थे वो हो चुके हैं। समुद्र विज्ञान से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, इनको अभी कर लेंगे। सही कथनों को पहचानना है। पहला यहाँ पे देखिए, तीव्रतम और गहनतम जियोस्ट्रॉपिक धाराएं महासागरीय बेसिनों की पश्चिमी सीमाओं पर पाई जाती हैं। द फास्टेस्ट एंड डीपेस्ट जियोस्ट्रॉपिक करेंट्स आर फाउंड एट द वेस्टर्न बाउंड्रीज ऑफ ओशियन बेसिन्स। पश्चिमी सीमाओं की धाराएं अधिक केंद्रित हैं और पूर्वी सीमाओं की धाराएं अधिक प्रसारी हैं। वेस्टर्न बाउंड्रीज करेंट्स आर मोर कंक्रीटेड एंड ईस्टर्न बाउंड्री करेंट्स आर मोर डिफ्यूजिव। सी में देखिए, पश्चिमी सीमा धाराओं में ब्राज़ील धारा सबसे बड़ी है। ब्राज़ील करंट इज द लार्जेस्ट ऑफ वेस्टर्न बाउंड्री करेंट्स। कैनारी, बेंगुएला एंड हम्बोल्ट की धाराएं पूर्वी सीमा की धाराएं हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप लोगों का कौन सा ऑप्शन सही है ये अपन लोगों को देखना है। नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, इसके बाद में अपन लोग चलते हैं स्टेटमेंट की तरफ में। तो पहला था यहाँ पे तीव्रतम और गहनतम जियोस्ट्रॉपिक धाराएं महासागरीय बेसिनों के पश्चिम में चलती हैं, बिल्कुल सही है, आप लोगों का ए सही हो जाएगा। बी में कह रहा है कि जो पश्चिमी सीमाओं की धाराएं अधिक केंद्रित हैं, पूर्वी सीमाओं की धाराएं अधिक प्रसारी हैं, तो आपका बी भी सही है। आगे बढ़िए। सी में दिया गया है कि जो पश्चिमी सीमा धाराओं में ब्राज़ील की धारा सबसे बड़ी है, तो ये आप लोगों का गलत हो जाएगा, ठीक है।
सी ऑप्शन गलत है। डी में कैनारी, बेंगुएला एंड हम्बोल्ट की धाराएं पूर्वी सीमाएं धाराएं हैं, तो ये भी आप लोगों की सही है। ए बी डी तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। तीनों ऑप्शन करेक्ट है यानी कि आप लोगों का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देखेंगे। तीव्रतम और गहनतम जियोस्ट्रॉपिक भूगर्भिक धाराएं महासागरीय बेसिनों की पश्चिमी सीमाओं पर पाई जाती हैं। तो देखिए, जो महासागरीय जल है उस पर वायुमंडलीय दशाओं का पर्याप्त प्रभाव होता है। इनमें वायुमंडलीय दबाव तथा उनमें भिन्नता वायु दशा, वर्षा, बाष्पीकरण आदि धाराओं की उत्पत्ति में सहायक होते हैं। प्रचलित या फिर सनातनी हवाएं धाराओं की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। आगे देखिए, जब सागरीय जल के ऊपर से हो करके हवा चलती है तो वह अपनी रगड़ के कारण जल को भी अपने साथ में बहाकर ले जाती है। यदि मानचित्र पर देखा जाए तो जो धाराएं हैं और जो सनातनी हवाएं हैं इनका तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि अधिकांश धाराएं सनातनी हवाओं का ही अनुसरण करती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो धाराएं चलती हैं वो आपकी सनातनी हवाएं हैं उन्हीं का ही अनुसरण करती हैं। उदाहरण के लिए व्यापारिक अभाव से हवाएं हैं उनसे प्रेरित होकर विषुवतरेखीय धाराएं पूरब से पश्चिम दिशा की ओर में चलती हैं। अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम है। क्यूरोसिवो धाराएं ये पछुआ हवा की दिशा का ही अनुसरण करती हैं। जिस तरफ इनकी पछुआ हवाएं चलती हैं उस तरफ ये धाराएं चलती हैं। अतः तीव्रतम और गहनतम धाराएं महासागरीय बेसिनों के पश्चिम में पाई जाती हैं। ऑप्शन सही है। बी में देखिए, पश्चिमी सीमाओं की धाराएं अधिक केंद्रित हैं, पूर्वी सीमाओं की धाराएं अधिक प्रसारी हैं। पश्चिमी तट की धाराएं अगर बात करेंगे, अटलांटिक में फ्लोरिडा है, गल्फ स्ट्रीम है, लेब्राडोर है। सारागासो सागर के साथ में विषुवत रेखा के उत्तर में अधिक स्थायी दिखाई पड़ती हैं, जबकि पूर्वी सीमाओं में कनारी है, गायना है, बेंगुएला है। ये जल को आगे की ओर में लगातार प्रसारित करती रहती हैं। प्रशांत महासागर में पश्चिम में अगर बात करेंगे तो क्यूरोसिवो है, क्यूराइल है, ओयोसियो है। ये धाराएं कैसी हैं? अधिक स्थायी हैं। जबकि पूरब में अलास्का, कैलिफोर्निया, एल निनो, पेरू ये सभी कैसी हैं? गतिमान धाराएं हैं। ठीक है, पूर्व व पश्चिम में इनमें क्या किया गया है? कंपेयर किया गया है। कैनारी, बेंगुएला, हम्बोल्ट की धाराएं पूर्वी सीमा की धाराएं हैं। तो कथन सही है, क्योंकि जो कैनारी है उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे चलती हैं। अटलांटिक महासागर के पूर्व में गिनी तट के पास में प्रवाहित होने वाली ठंडी धारा है। बेंगुएला की धारा भी ठंडी है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में उत्तर की ओर में प्रवाहित होने वाली अटलांटिक महासागर की पूर्वी धारा है। हम्बोल्ट की अगर बात करेंगे तो जो हम्बोल्ट या फिर इसको पेरू की धारा बोला जाता है, ये भी आप लोगों की ठंडी धारा है। अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम हिस्से में प्रशांत महासागर के पूर्वी हिस्से में उत्तर की ओर में प्रवाहित होती है। तो ये सभी धाराएं पूरब की तट में चलती हैं, तो इसलिए आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़िए, हिंद महासागर के द्वीपों को उत्तर से दक्षिण की दिशा में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे डिएगो गार्सिया दिया गया है, काकोस दिया गया है, स्कोट्रा दिया गया है, रियूनियन दिया गया है। तो यहाँ पे अपन लोग चलेंगे उत्तर से लेकर के दक्षिण की ओर में, ऊपर से नीचे की ओर में। तो देखिए, सबसे पहले आपका सोकोत्रा आएगा। ठीक है, सोकोत्रा के बाद में आपका डिएगो गार्सिया आएगा, यानी कि सी के बाद में ए होगा, और ए के बाद में आपका काकोस आता है, यानी कि बी हो जाएगा। बी के बाद में आपका रियूनियन हो जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, सी ए बी डी, यानी कि आपका जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, अब इनका देख लीजिए। इनकी आपको स्थिति आप जब मैप से देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इनकी स्थिति आप लोग मैप से देखिएगा, अगर ऐसे पढ़ेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हिंद महासागर में स्थित है कौन सा कटक है? कार्लसबर्ग है, बाल्विस कटक है, बाइबल थॉम्सन कटक है, अल्बर्ट्रेस का पठार है। तो जो आपका हिंद महासागर, इसमें कार्लसबर्ग कटक मिलता है। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। कार्लसबर्ग कटक कहाँ पे आपका? हिंद महासागर में है। हिंद महासागर प्रायद्वीप भारत के दक्षिण से प्रारंभ होकर मध्यवर्ती कटक दक्षिण में अंटार्कटिका तथा क्रमबद्ध श्रृंखला के रूप में उत्तर से दक्षिण की ओर में फैला हुआ है। सभी लोग जानते हैं इसको।
इसका प्रायद्वीप भारत के मंगतट से प्रारंभ होता है। ये देखिए हिंद महासागर का विस्तार दिया गया है, तो इसमें आप लोगों को ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, सभी लोगों को पता होता है कि कहाँ से क्या है, इसलिए इसकी वाली जो डेफिनेशन है अपन लोग जो व्याख्या दी गई है वो नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ये देख लीजिए आप लोग, हिंद महासागर के कटक हैं उनको देख लीजिए। सोकोत्रा चागोस कटक है, सेचलीज कटक है, मालागासी कटक है, प्रिंस एडवर्ड एज़टेक है, क्रोजेट कटक है, भारत एवं अफ्रीका के मध्य कार्लसबर्ग कटक का पता लगाया गया है। तो इनके कटक आप लोग याद रखिएगा, इसमें सिर्फ इतना ही याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये हो गया आप लोगों का। अब जो नेक्स्ट अपन करेंगे कल पर्यावरण भूगोल के जो क्वेश्चंस हैं कितने पूछे गए हैं उनको देखेंगे। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही करेंगे, फिर सेशन क्या है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। ठीक है, और मुझे क्या है बहुत गर्मी लगने लगती है, पंखा वंखा बंद करके वीडियो बनाना पड़ता है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ये सेशन कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।